जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। चैनल का नाम बाबा की खरी खोटी। तो साहब आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि, मैं इनफैक्ट बताऊं, मैं पिछले 2 साल से चाहता था कि मैं किसी किसान नेता को अपने चैनल पे बुलाऊं। तो आज मेरे साथ हैं, आप देख रहे हैं, चौधरी बलबीर सिंह जी। चौधरी साहब राम राम। राम राम साहब, राम राम। तो मित्रों, ये है चौधरी बलबीर सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, ये कौन सा कोई बीकेयू अजय लिखा है आपने? हाँ, भारतीय किसान यूनियन अजय का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं। अच्छा, ये अजय कोई गुट होगा बीकेयू का? हाँ, बीकेयू का, जैसे उनका टिकैत गुट है, तोमर गुट है, ऐसे ये भारतीय किसान यूनियन अजय अजय के नाम से गुट है। अच्छा जी, समझ गया, मैं समझ गया। तो जी अच्छा सर, दर्शकों को बता दूं कि जब मैंने 2-3 वीडियो पीछे बनाई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम डिस्कस कर रहे थे, चौधरी साहब ने मुझे खुद फोन किया और मैंने ये जो अपना फोन नंबर मैं देता हूं ना, मैं इसीलिए देता हूं। हालांकि इससे मुझे दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे मित्र तो खाली हेलो बोलने के लिए फोन करते हैं, पर मैं वो सारा बर्दाश्त इसलिए करता हूं कि चौधरी साहब जैसे लोग भी फोन करते हैं और सब मुझे बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो जब मेरी और चौधरी साहब की फोन पे बात होने लगी तो मैंने कहा, चौधरी साहब ये बातचीत अपन वीडियो कर ले तो क्या है, मैं अकेला नहीं सुनना चाहता, मैं तो चाहता हूं सारी दुनिया आपको सुने। तो चौधरी साहब, आप बता रहे थे मुझे कि आपका चौधरी चरण सिंह जी थे और उनकी फैमिली से जी। बड़ा पुराना, बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, तो उसके बारे में बताइए जरा हमें। ऐसा है, मैंने छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति की थी। मैं बचपन से ही चौधरी साहब की कोठी पे जाता रहा। जब चौधरी चरण सिंह जिंदा थे और जब वो बीमार हुए, तब भी मैं उनके यहाँ जाता आता रहता था। और उसी समय पर चौधरी अजीत सिंह जी का पदार्पण हुआ राष्ट्रीय लोकदल राजनीति में। और जिस वक्त चौधरी साहब अपनी विरासत छोड़ के गए थे, तो हर जाति विशेष का उनको सहयोग मिला हुआ था। लेकिन जैसे ही चौधरी अजीत सिंह जब आए, उन्होंने चौधरी चरण सिंह के जो अधूरे कार्य थे उनको पूरा न करके वो अपने एक स्वार्थ वाली राजनीति पर उतर आए थे। और यही कारण था कि मैंने इनको उस उत्थान से नीचे तक गिरते हुए तक देखा है, राष्ट्रीय लोकदल को। एक समय ऐसा था कि चौधरी चरण सिंह को सारी जातियां, सारे धर्म समाज सब उनको अपना नेता मानते थे। लेकिन आगे आने वाले समय में घटते घटते इस परिवार की सिर्फ एक पहचान रह गई कि वो जाटों के नेता बन के रह गए, अन्य जातियां उनसे छूटती चली गई। और इसमें जो कमियां रही, क्योंकि मैं तो बहुत साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। जब बहन ज्ञानवती मथुरा लोकसभा चुनाव लड़ने आई, तो मैं उनका प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी और डमी कैंडिडेट भी था। उस समय से मैं देखता चला आ रहा हूं। और जब जयंत चौधरी यहां मथुरा आए और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जब चुनाव लड़े, 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 5 सीट हम विजयी होके आए थे। और लोगों के दिमाग में एक बात थी कि चौधरी चरण सिंह की अक्स इसमें नजर आता है जयंत में, तो शायद कर्म भी वही होंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने यहां पर चुनाव जीता और इनके पास जब प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया, शिक्षा माफिया, इन लोगों ने घेरा डाल दिया था, तो मैं इस चीज का विरोध किया करता था कि चौधरी साहब, आप में सब लोग, किसान मजदूर सब आप में चौधरी चरण सिंह का अक्स देखते हैं, आप अपनी उस छवि से अलग मत जाइए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने जो चुनाव लड़ा है, इसमें हम 5 जीत के आए हैं। आप यदि यहीं रुके रहे तो आगे आने वाले समय में आपकी राजनीति का बहुत बड़ा उत्थान होगा। लेकिन ये नहीं माने और इन्होंने कांग्रेस से पैक्ट करके वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय चौधरी साहब ने ले लिया था। बस हमारा पतन वहीं से शुरू हुआ और राष्ट्रीय लोकदल गिरता चला गया। होता क्या है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी डीलर या बड़े पैसे वालों को जगह मिलती जाती है, पुराने कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया जाता था। यही कारण है कि घटते 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 जिस मथुरा से ये 2,70,000 से जीते थे, वहां 3,70,000 से ये हार के गए थे। क्योंकि एक तो इनमें ये अघोषित अपने आप को राजा मानते हैं,
क्योंकि ये किसान परिवार, इन्होंने, किसान वो होता है जिसने किसानी की हो, किसानों के बीच में रहा हो। ना चौधरी अजीत सिंह किसानों के बीच में रहे, ना जैन चौधरी किसानों के बीच में रहे। यही वजह है कि इनमें एक दिखावा ज्यादा है, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे किसान इनके पीछे चले। और एक दूसरा कारण यह भी बन रहा है कि इनके यहां जो एक बहुत ही ज्यादा, जैसे कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, तो मुजफ्फरनगर के दंगे में चौधरी अजीत सिंह ने जैन चौधरी से मेरे सामने कहा था कि हमको वहां जाना चाहिए, लेकिन जैन चौधरी ने स्वयं मना कर दिया था कि अभी हम उस दंगे में नहीं जाएंगे क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो इन तरीके से जो घटना जो शुरू हुआ वो ऐसे हुआ। और वैसे मैं एक बात बताता हूं, मैं जब पीछे की उस पर नजर डालता हूं, पहले चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के खिलाफ लड़ा करते थे, और जब चौधरी साहब का प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो उसी इंदिरा से चौधरी साहब ने भी समर्थन लिया था। लेकिन चौधरी चरण सिंह में इतनी एक खुद गर्ज वो थी, इतने अहम, इतने स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने समर्थन जरूर लिया, और जब इंदिरा ने उनको चाय पीने के लिए घर पर बुलाया था तो वो इसलिए नहीं गए थे कि मैंने समर्थन लिया है, मैं तुम्हारे यहां कोई, मैंने गुलामी नहीं करनी है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बस यही अंतर रहा चौधरी चरण सिंह के वंशजों में और चौधरी साहब में। चौधरी साहब इस्तीफा जेब में रखते थे और ये हमेशा अपॉइंटमेंट लेटर के पीछे भागते रहे, और घटते 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 इनकी स्थिति वो आ गई कि आज एक सीट पाने के लिए लालायित हो रहे हैं, और वो भी सीट इनको मिल नहीं पा रही है। तो ये सारी चीजें जब मैं देखता हूं, और मैं इनको बताता था क्योंकि मैं इनके परिवार से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ रहा हूं, इनके घर में मैं आना जाना, अनेक पदों पर मैं रहा, तो मुझे दुख होता है कि मेरे जाट समाज, क्योंकि आज प्रजातंत्र है, कोई परिवार तंत्र नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों आगे पहुंच रही है? क्योंकि उसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है, सभी जातियों को सम्मान मिल रहा है, एक परिवारवाद नहीं है वहां पे। और ये जो कुछ लोग ऐसे आए जो केवल परिवारवाद पर चल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे बसपा हो, इन चीजों से ही राजनीति का पतन होता है। मैं कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के, जब से लोग, हमारे जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा और लोगों ने उसकी ध्यान किया, तो आज हमारे बहुत सारे लोग अनेक उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, यहां तक उपराष्ट्रपति तक हमारे धनखड़ साहब बैठे हुए हैं, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, अनेकों यहां से हमारे एमपी एमएलए चुन के जाते हैं। जब तक ये चौधरी अजीत सिंह के साथ लगे रहे तो जाट एकदम से बिल्कुल शून्य हो गए थे। आज सब जगह हम जाटों की प्रतिनिधित्व जो देखने को मिलता है, बड़ी खुशी होती है। और मैं अपने जाटों से एक ही बात कहता हूं कि प्रजातंत्र में जिसकी नीति सही हो, जिसकी नीयत सही हो, उस नेता के पीछे चलिए। मैं किसी पार्टी का न प्रवक्ता हूं, न किसी पार्टी के बारे में मैं कोई प्रचार करता हूं, लेकिन मैं खास तौर से जब अपने जाटों के प्रति देखता हूं कि हमारे जाटों को किस तरीके से अलग किया जा रहा है, यह दुख होता है मुझे, क्योंकि मैं इस जाट स्वयं हूं और जाटों से जुड़ा हुआ हूं, जाटों के बीच में रहा हूं, तो मुझे इस बात का दुख होता है। और मैं अपनी बात स्वयं कह देता हूं कि हम लोगों को क्या आज तक जितने भी अन्य समाज में क्या वीर पैदा नहीं हुए? सभी में पैदा हुए। हम अकेले जाटी वीर पैदा नहीं हुए, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन हमें कुछ चंद लोग जो जैन चौधरी के साथ इर्द गिर्द घेरा बना रखा है, वो जैन चौधरी को केवल एक जाट नेता तक सीमित कर दिया है। आज मैं जब देखता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ में जाता हूं, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ वगैरह, वहां पे जब से ये दंगा हुआ है तो चौधरी चरण सिंह का, यानी हमारे इसका राष्ट्रीय लोकदल का ग्राफ नहीं बढ़ रहा। मैं पूरे विपक्ष की बात करता हूं, विपक्ष का वोट नहीं बढ़ रहा है, केवल जो मुस्लिम वोट है उसके पीछे सब में होड़ लगी हुई है कि हमें किस तरीके से इनकी हमदर्दी लेनी है। और हमने चौधरी साहब से ये कहा था, जैन चौधरी से, कि चौधरी साहब आपको इस पचड़े में नहीं पड़ना है, जैसा अन्य जातियां कर रही हैं या अन्य राजनेता कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चाहिए कि हम किसान राजनीति करें, मजदूर की राजनीति करें, दबे कुचले वर्ग की राजनीति करें, उसमें हमें लाभ मिलेगा। जब हम दोहरी राजनीति करते हैं, जनता हमें छोड़ के चली जाती है, हमारा किसान जाट सभी छोड़ जाते हैं। अभी हाथरस में एक कांड हुआ था,
अब उसको राष्ट्रीय लोकदल वाले बार बार कहते हैं कि जयंत चौधरी ने वहां जाके लाठियां खाई। भाई वहां कोई पानीपत का युद्ध लड़ा जा रहा था या हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा था? आप वहां पर सरकार अपना लॉ एंड कानून की व्यवस्था सरकार देखेगी, पुलिस देखेगी, हम उसको हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? हमें वहां लाठियां खाने के लिए भेजा गया। जयंत चौधरी को कुछ लोगों ने जानबूझ के भेजा गया कि वोट का समय आ रहा है, आपके साथ सरकार कुछ करेगी तो उसे वोट बढ़ेगा। उसे बढ़ा नहीं, गिर गया। हम एक समाज को खुश करने के लिए 10 समाज को नाराज करके चले आए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं समझता हूं कि जयंत चौधरी को भी राजनीति में आए हुए समय तो काफी हो गया, क्योंकि 2004 में भी जब उनकी बुआ जी यहां चुनाव लड़ी थी मथुरा में, तब भी जयंत का यहां आना जाना शुरू हो चुका था। लेकिन जयंत अभी भी मेरे ख्याल से पूरे परिपक्व नेता वो नहीं बन पाए। वो किसानों की, जाटों की, किसी की भी नब्ज नहीं पहचान पाई, क्योंकि उनमें एक कमी है कि वो पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं। उनको केवल एक ही चिंता रहती है कि मेरा दिल्ली में एक बंगला मुझे दिल्ली में मिलता रहे, उन्हें ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है। तो इन कारणों से मैं दुखी होता हूं, क्योंकि इस परिवार में जी। चौधरी साहब, आप बता रहे हैं कि आपका तो चौधरी चरण सिंह जी से बहुत लंबा जो है संबंध रहा और आपने उनके साथ काम किया है, चौधरी साहब के साथ। जी जी। तो मुझे जब वो वहां पर जी, हाँ, क्या बता रहे थे आप? मैं उनके साथ में तब भी रहा था जब वो गृह मंत्री बने थे। उस समय मैं छात्र जीवन से जुड़ा हुआ हूं और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैं इस राष्ट्रीय लोकदल में गया था। अच्छा, ये कब की बात है जब वो गृह मंत्री बने थे? ये किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये आपके सन 80 की बात है। शायद मैं 1-2 साल इधर उधर का वो हो रहा हो। जब ये जनता दल की सरकार बनी थी, जब सारे दल मिलकर इकट्ठा होकर चुनाव लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ, तो उस समय पर वो गृह मंत्री बने थे। नहीं, वो तो 78 में जो है जनता पार्टी की सरकार थी। हाँ, जनता पार्टी सरकार थी और उसमें ये गृह मंत्री बने थे। मैं तब भी उनके यहां जाता था। अच्छा, तो मुझे एक बात तो बताइए भाई, वो मार्क्सिस्ट के लीडर थे, सचमुच जन नेता थे, जी। पर उन्होंने फिर अपनी पार्टी की बागडोर अपने बेटे को क्यों सौंपी? क्या लोकदल में क्या लीडर्स की कमी थी? योग्य सचमुच जमीनी नेताओं की कमी थी? उन्होंने अपने बेटे को, ये परिवारवाद उन्होंने क्यों घुसेड़ा? उस समय पर चौधरी साहब के साथ में बहुत ही बड़े बड़े नेता मौजूद थे और अच्छे योग्य नेता मौजूद थे। लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी को जो चौधरी चरण सिंह नहीं चाहते थे कि ये राजनीति में ये अभी आते ही संभालें, लेकिन जो कुछ चापलूस थे जो चौधरी साहब के इर्द गिर्द जमा हो चुके थे, उन लोगों ने ही चौधरी साहब को इसके लिए तैयार किया था कि अपनी जो विरासत है वो किसी और को क्यों सौंप रहे हो, इस विरासत को अपने बेटे को ही सौंप दो। तो ये उन लोगों ने, जो उस समय पर जो नेता इनके पास में थे चौधरी साहब के, और उन्होंने ही इनको सलाह दी थी और तभी ऐसा हुआ था कि चौधरी अजीत सिंह जी को इस राजनीति में लाया गया था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप दी, जो कि अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ के जो है इंजीनियर की जॉब कर रहा था, तो उसको बुला के उन्होंने अपनी पार्टी सौंप दी। उधर चौधरी देवीलाल जी, वो भी किसानों के इतने बड़े नेता थे, वो भी जाटों के इतने बड़े नेता थे, उन्होंने अपनी पार्टी की कमान अपने बेटों को सौंप दी जी। और दोनों के बेटों ने, जी, दोनों के बेटे अपने पिता के सामने बौने साबित हुए और आज दोनों ही पार्टियां रसातल में चली गई। जी, बिल्कुल सच है। में मिल गई पूरी, और बदनामी जो मोल ली वो अलग। जी। चलिए, आप कहते हो कि चलो चौधरी चरण सिंह जी को तो चापलूसों ने समझा दिया, उन्होंने अपने बेटे को राजनीतिक, देवीलाल को किसने समझा दिया था? भाई देवीलाल जी के मन में स्वयं ही एक लालच था कि मैं, इन लोगों के दिमाग में, देवीलाल जी के में भी ये थी कि मैंने इसको खड़ा किया है तो मैं किसी और को क्यों इस पे बैठने दूं।
उन्होंने भी प्रेरणा कांग्रेस से ली। जैसे वहां परिवारवाद चला आ रहा है, ऐसे ही इन्होंने भी परिवारवाद को आगे बढ़ाया। नहीं सर, पर मुझे एक बात बताइए, देवीलाल जी की इमेज ऐसी नहीं थी। आपको याद होगा जब वीपी सिंह को आगे रख के चुनाव लड़ा गया तो जी चंद्रशेखर सिंह जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, और सर्वसम्मति से चौधरी देवीलाल जी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। जी और चुन लिए जाने के बाद वो मंच से खड़े हुए और उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि बेशक आपने मुझे प्रधानमंत्री चुन लिया, मुझे प्रधानमंत्री का पद दे दिया, पर जन आकांक्षा जो जनता है वो ये चाहती है कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने, इसलिए मैं अपना प्रधानमंत्री पद वीपी जी सिंह को देता हूं। क्यों? क्योंकि जनता की मंशा यही है। जी तब इतनी बड़ी त्याग की मिसाल सर मुझे तो आज तक भारतीय राजनीति में दिखी नहीं। कुछ ये फर्जी त्यागी जरूर हैं, लाइक सोनिया गांधी, जो फर्जी त्याग की मूर्ति बनती हैं। उनका ये है कि हाँ, जिम्मेवारी कोई नहीं, मलाई पूरी अकेले खानी है। जूते खाने के लिए मनमोहन सिंह है, मलाई खाने के लिए मैं और मेरा बेटा है। उनका त्याग तो बिल्कुल ये भाई, था। पर सर बिल्कुल भाई। देवीलाल जी ने तो सचमुच त्याग किया था। जी तो सर नहीं, इतना देवीलाल बड़ा राष्ट्रभक्त, जी इतना बड़ा त्यागी तपस्वी आदमी जब बेटे को सौंप रहा था, तब उनको ये नहीं लगा कि नहीं, मैं मेरे पार्टी में एक से एक योग्य नेता है, मैं किसी योग्य नेता को आगे लेके आऊं, मैं क्यों परिवारवाद फैला रहा हूं। अब इसमें तो सर इतने एक ही बात आती। जी हाँ, हाँ बताया, आप बोलिए। एक ही बात आती है कि कहीं ना कहीं लालच तो आ ही जाता है कि जिस सत्ता को मैंने खड़ा किया है, जिस साम्राज्य को मैंने खड़ा किया है, क्यों ना मैं अपने परिवार को सौंप दूं, और ये लालच तो आता ही है। अच्छा, अब मुझे बताइए, खैर साहब, जी तो जी चौधरी अजीत सिंह जी आ गए। जी चरण सिंह जी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपनी पार्टी चौधरी चरण सिंह जी के जी बेटे को मिल गई। जी अच्छा मुझे आप बताइए, आप तो पुराने आदमी हैं, जी उस वक्त अगर चौधरी साहब अपने बेटे को विरासत न सौंप के, ऐसे और जी कौन लीडर था उस वक्त लोकदल में जिसको कि ये सौंपी जानी चाहिए थी कायदन? उस आप समय किसी एक पर लीडर का नाम दीजिए। जी जी उस समय पर यदि इन्होंने, हमारे यहाँ एक चौधरी राजेंद्र सिंह जो कजरौट वाले कृषि मंत्री रहे थे, चौधरी साहब के बहुत ही नजदीकी थे, चौधरी राजेंद्र सिंह, जो उनका बेटा राष्ट्रीय वो लोकदल के नाम से अभी भी चौधरी चरण सिंह का जो लोकदल था, परम श्रद्धेय चौधरी साहब ने जिस लोकदल को हल बैलों के साथ जो उनका चुनाव चिन्ह था, उसे आज भी इगलास के पास गांव है, सुनील चौधरी आज भी उस लोकदल को चला रहे, और जी, सत्ता के काबिल उस समय वही व्यक्ति था, चौधरी राजेंद्र सिंह जी। चौधरी राजेंद्र सिंह। भले अच्छा, आदमी थे, जब हाँ, भले आदमी थे, और उनको यदि सत्ता सौंप दी गई होती, और उन्हीं के पीछे राष्ट्रीय लोकदल का विघटन हुआ था, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल आ और बा जो बना था, एक बहुगुणा गुट बना था और एक इनका बना था चौधरी अजीत सिंह वाला, जिसके अध्यक्ष बने थे राजेंद्र सिंह। तो ऐसा नहीं है उस समय पर। हाँ, आज की डेट में राष्ट्रीय लोकदल के पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके नाम पर कहीं भी 1000 आदमी इकट्ठे हो सकें। स्वयं चौधरी जयंत के साथ भी आदमी इकट्ठा नहीं होता है, वो बाबा के नाम पर ही इकट्ठा किया जाता है। और राष्ट्रीय लोकदल को चाहे आप 27 सीटों पर लड़ा दो, वहां कोई महत्व नहीं है, सीटों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके यहां लीडरशिप की बहुत कमी है। इनके यहां नए आते हैं, टिकट लेके चुनाव लड़ लेते हैं, पुराना कार्यकर्ता देखता रह जाता है, और वो कार्यकर्ता अपने पीछे चला जाता है, कहीं ना कहीं इन्हें छोड़ जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कल ना मैं, आपने सुनील जी जो गाजियाबाद वाले हैं, सुनील चौधरी जी, उनका भी आपने इंटरव्यू मेरे हाँ साथ देखा होगा।
हाँ, मैंने देखा है। तो वो उन्होंने जो बात बताई कि साहब चौधरी साहब ने एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाने के लिए 10,000 रुपए मांगे जी, जी, जी। इंडस्ट्रियलिस्ट से, हाँ, और जब वो हाँ, काम हो गया वो ईमानदारी के साथ। उनको वो 10,000 का चेक वापस कर दिया। हेलो चौधरी साहब, आप मेरी बात आवाज सुन पा रहे हैं क्या? चौधरी साहब का फ्रेम फ्रीज हो गया है, तो अभी इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। जी, आ गए हैं शायद। आ रही हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही, मुझे आपकी अच्छा, आवाज आ रही। चलिए ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इतनी ईमानदारी से जिस व्यक्ति ने जी। राजनीति की, कि आमतौर पे तो लोग हम्म। इंडस्ट्री से जो है चंदा नहीं, वसूली, इसको जी। हम चंदा तो बोल ही नहीं सकते, बाकायदा सर हाँ। हफ्ता वसूला जाता है, वसूली की जाती है, रंगदारी वसूलते हैं नेता लोग। तो जी ऐसे हाँ। नेता हुए हैं हमारे जो कि जिन्होंने उद्योगपतियों से मदद मांगी, और जब वो काम हो गया तो वो पैसे वापस किए। कितनी बड़ी बात है। उनके ऐसे 14। जी, जी हाँ, मैं सुन रहा हूं। ऐसे नेता का बेटा जब राजनीति में आया, हम्म। तो कभी अजीत सिंह पे कोई पैसे के करप्शन का आरोप लगाओ, मैंने तो ज्यादा सुना नहीं कभी आज तक। परंतु जी। अजीत सिंह जी हर साल 2 साल पे पार्टी बदलते थे। कभी इस जी। पार्टी में हो गए, कभी उस पार्टी में हो गए, कभी इस पार्टी के साथ लड़ लिया, कभी उस पार्टी के साथ लड़ लिया। तो सर वो आपको हमारे नहीं लगता? चौधरी साहब का। जी हाँ, मैंने खुद महसूस किया है कि रात को जैसे हमें फोन आता था कि फला फला नेता का और हमें पुतला फुकवाना है, और रात में फिर सवेरे फोन आता था कि नहीं नहीं उसका छोड़ दो, दूसरे का फूकना है। क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी का एक जो माइंड था वो सिर्फ इस पे चलने लगा था कि उन्हें हर समय मंत्रालय चाहिए था। उनको जब रात को किसी से गठबंधन करके सोते थे चौधरी साहब, तो साथ में कैंची जेब में रख लेते थे कि पता नहीं कब किसका गठबंधन तोड़ना पड़े, तो गांठ खोलने में टाइम लगेगा, इसलिए कैंची से जल्दी काट दूंगा। तो उनकी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि वो रात को सो रहे किसी दल का गठबंधन में और किसी के साथ बात कर रहे हो, सवेरे किसी और से बात हो जाती थी। इस तरीके की जो मानसिकता हुई, और इसी तरीके से हमारा जो पतन हुआ, राष्ट्रीय लोकदल जो एक चौधरी साहब की पार्टी का जो पतन हुआ, वो इसी कारण से हुआ था कि चौधरी साहब की विश्वसनीयता होती चली गई थी, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। और इसी वजह से किसान मजदूर कोई भी उन पर फिर विश्वास नहीं करने लगा था, यहां तक कि दल भी कोई विश्वास नहीं करते थे। अच्छा, और मुझे एक बात बताइए, उनसे आगे। जी। चौधरी साहब के जमाने में, चौधरी अजीत सिंह जी के जमाने में अनुराधा चौधरी नाम की एक महिला नेत्री बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होके लोकदल में उभरी थी। हाँ। उनका क्या और उसकी उनकी वजह से जो पुराने कार्यकर्ता थे उनमें बहुत असंतोष था, और बड़ा वो लोग बुरा मानते थे। ये क्या और स्टोरी थी उनकी सर? ये इसका क्या कारण क्या था? जैसे वो महिला जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल में आई, और उसकी वजह से अच्छे कार्यकर्ताओं से चौधरी साहब ने बात करना बंद कर दिया था, और कोई उनको समझाने की तो हिम्मत करता ही नहीं था, क्योंकि चौधरी साहब की एक आदत थी कि बात सुनने से पहले ही उसको झिड़क देना। और अनुराधा चौधरी के आने से राष्ट्रीय लोकदल में नेताओं की कमी होती चली गई थी, अच्छे अच्छे नेता छोड़ छोड़ के जाने लगे थे, क्योंकि वहां पर जो बात अनुराधा ने कह दी वही मान्य होती थी। और इसी का कारण था कि राष्ट्रीय लोकदल की जो पतन शुरू हुआ वो वहीं से, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ उनके जुड़ने से ही, उनके आने से ही राष्ट्रीय लोकदल का पतन शुरू हो गया था। अच्छे अच्छे लीडर छोड़ छोड़ के चले गए थे, उनको कोई लाइक नहीं करता था, हम में से कोई भी लाइक नहीं करता था, यहां तक कि मैं इतना संग ज्यादा रहता। इन्फ्लुएंस क्यों था अजीत सिंह पे? अब क्योंकि ये तो अब हमारे नेता थे, हमारे सर्वमान्य थे। अब उनके बारे में इतना तो नहीं कहूंगा कि क्या कारण रहा होगा, लेकिन वो मानते बहुत थे उनकी बातें,
क्योंकि यहां तक कि जयंत चौधरी को भी चिढ़ लगती थी। जयंत चौधरी नए नए आए थे, जब वो हम लोग इकट्ठे होते थे तो जयंत चौधरी भी नाराज हुआ करते थे उनकी दखलंदाजी से। एक बार हम एक प्रदर्शन कर रहे थे मेरठ कमिश्नरी पर, तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे त्यागी जी, और मैं उनका प्रवक्ता था। एक कोने पे मैं खड़ा था, एक कोने पे सतबीर त्यागी खड़े थे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। वो करते थे बहन अनुराधा चौधरी जिंदाबाद, तो मेरा यूथ कोई कुछ नहीं बोलता था। और जब मैं इधर से चिल्लाता था जयंत चौधरी जिंदाबाद, जब ये बात चौधरी साहब को पता चली कि मैं वहां इस तरीके से मंच पे कर रहा हूं, चौधरी साहब वहां थे नहीं, अनुराधा रूट के नीचे उतर के चली गई थी, तो जयंत चौधरी बड़े खुश हो रहे थे मेरे इस कर्तव्य से। तो कहीं ना कहीं चिढ़ते सभी थे उनसे, ऐसा नहीं है, लायक उनको कोई नहीं करता था, कारण कोई भी रहे हो, क्योंकि हम अपने माननीय रहे हैं हमारे वो, तो मैं उनके बारे में ज्यादा इस तरीके का कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो मानते बहुत थे उनकी बातें। अच्छा, मतलब अनुराधा चौधरी की बातें मानते थे, पर जो पार्टी की जो सीनियर लीडर थे अगर वो कुछ समझाने की कोशिश करते थे तो उनको पहले ही झिड़क देते थे। उनको झड़क दिया जाता था क्योंकि बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। अनुराधा चौधरी में ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एक्यूमेंट था सर? ऐसी कौन सी राजनीतिक सूझबूझ थी या कितनी बड़ी जमीनी नेता नहीं, उस समय जब मैं वहां बात देती रही करता होंगी चौधरी साहब को, जो अब उनकी ये बात तो मानते थे, और जो सीनियर जमीनी नेता थे उनको झिड़क देते थे। उनको झड़क दिया जाता था। ये तो हमारे यहाँ सब, इसीलिए तो लीडरशिप खत्म होती चली गई कि वहां अच्छे जो लीडर थे जो समझाने की कोशिश करते थे, उस समय पर भी काफी ऐसे लीडर थे जो चौधरी साहब के साथ थे, लेकिन अनुराधा की वजह से उन्होंने जब अपने को उपेक्षित समझा, उन्हें ऐसा लगा कि हमारी कोई यहाँ वैल्यू नहीं है, तो वो छोड़ते चले गए थे। अच्छा, इसके बाद जब मौका मिला अनुराधा को, अनुराधा ने पार्टी बदल ली, पहले समाजवादी पार्टी में चली गई और अब मैंने सुना है भाजपा में आ गई हैं। हाँ, वो भाजपा की लीडर है और वो बिजनौर से चुनाव लड़ना चाहती है, वो भाजपा की लीडर है। अच्छा, अब बताइए कि अब जयंत जी का क्या हाल है, जयंत जी की पार्टी का क्या हाल है? क्योंकि अब जयंत, आप तो बता, अभी कल कोई कह रहा था कि जी चौधरी अजीत सिंह में भी और जयंत चौधरी में भी काफी अंतर है। चौधरी अजीत सिंह जब किसी लीडर से नाराज होते थे तो उसकी थोड़ी देर बाद पीठ भी थपथपा दिया करते थे, और जयंत चौधरी में ये चीजें नहीं है। जयंत चौधरी जिससे चिढ़ता है फिर उससे बात नहीं करता, और यही कारण है कि जनता में हमारे जो लीडर हैं वो भी समझ गए। अब गिने चुने लोग हैं, वहां पर कोई शिक्षा माफिया, कोई भू माफिया है, कोई अच्छा लीडर तो है ही नहीं, न मथुरा में है, न आगरा में, न अलीगढ़ में, न कहीं भी, किसी में, पूरे ब्रज क्षेत्र में ढूंढने से नहीं मिलेगा, लीडर तो है ही नहीं। और यही कारण है कि आज अखिलेश ने पूछा है तुम्हारा कौन सा लड़ना चाहता है, तुम्हारे पास नेता नहीं है तो मैं अपने नेता दे दूंगा और वो चुनाव लड़ेंगे। ये स्थिति आ गई है राष्ट्रीय लोकदल की। नहीं, ये तो खैर पूरे उत्तर प्रदेश में ये चर्चा चल रही है कि 7 सीट बेशक अखिलेश ने रालोद को दे दी है, जयंत को, पर उसमें से 5 पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ सिंबल रालोद का होगा। ये सच्ची बात है सर? ये तो ये हकीकत बात है, पहले भी ऐसा हुआ है। जब 32 विधायकी पर जब 32 सीटें दी थी विधायकी लड़ने के लिए, उसमें राष्ट्रीय लोकदल के तो कुल 8 व्यक्ति लड़ रहे थे। जो आज भी 8 विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उनमें से मात्र 2 हैं राष्ट्रीय लोकदल के, राष्ट्रीय लोकदल का, और तीसरा वहां पर कोई विधायक नहीं है। वो तो सौभाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से सरकार चल रही है, वरना जयंत चौधरी का चेहरा तो और भी नजर आ जाता। यदि यहां कुछ विधायकों की जरूरत पड़ रही होती तो दल बदल तो यहां फिर भी होता,
ये इनका गठबंधन अखिलेश और जयंत का कभी नहीं चल पाता। वो तो वहां पर उनकी बहुमत से सरकार है, मौका मिला नहीं, मजबूरी में पड़े हैं यहां। अच्छा ये बताइए, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जी रालोद की जो सबसे बड़ी ताकत थी जाट मुस्लिम एकता, जाट मुस्लिम वोट बैंक, वो छिटक जी गया, वो टूट गया। वो अब जैसे आपने देखा होगा कि जो पिछली बार चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े मुजफ्फरनगर से मैं मेरे सामने एक बात आई थी, जब मैं और चौधरी साहब लौट रहे थे मुजफ्फरनगर से, तो उन्होंने पूछा कि भाई मैं कितने वोट से जीत रहा हूं, तू प्रवक्ता है, मीडिया प्रभारी है। तो मैंने ये कहा था, चौधरी साहब ये पूछिए कि आप हार रहे हैं। तो वो नाराज हुए थे कि ये तेरा कैसा आंकलन है। मैंने कहा मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि जाट उस त्रासदी को भूला नहीं है। वो मंजर कभी भी दोहराया जा सकता है, और जो उस मंजर को लाने वाले थे उन्होंने खंजर अभी दफनाए नहीं है, उनके खंजर केवल छुपे हुए हैं। ये बात जाट जाति आराम से जानती है और भली भांति जानती है कि उनके साथ कभी भी वो मंजर दोहराया जा सकता है। वो तो हिम्मत नहीं है कि भाजपा की सरकार है और वो लोग दबे छुपे बैठे हैं। तो जाट जानता नहीं है कि हमारे साथ में कल को यदि ऐसा हो गया तो जयंत चौधरी तो हमें देखने तक नहीं आएगा, और आगे आने वाले चुनाव में भी यही होगा। मुझे एक बात बताइए जरा, जी जयंत चौधरी तो राज्यसभा के सदस्य हो गए, अब उनका तो टर्म काफी बचा हुआ है, कम से कम 4 साल बचे हुए हैं। जी तो जयंत चौधरी तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं। जयंत चौधरी जैसे अभी इनको जो राज्यसभा है वो तो अखिलेश के द्वारा एक रोजगार दिया गया है। भाई बेरोजगार जयंत को रोजगार दे दिया अखिलेश ने, ये देख के कि हमारा एक साथी, कभी उन्होंने ये एक एहसान चुकाया अखिलेश ने कि मेरे पिताजी चौधरी चरण सिंह के अनुयायी रहे थे, तो बेरोजगार जयंत को उन्होंने रोजगार दे दिया। और वही कारण है कि ये जो गठबंधन निभाया जा रहा है, जयंत चौधरी बागपत से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बागपत से चुनाव लड़ने में उन्हें खतरा भी नजर आ रहा है कि बागपत की सीट एक ऐसी सीट बन चुकी है, क्योंकि मैं तो क्षेत्र में रहता हूं, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बागपत में न गया हूं। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मैं हर जगह जाता हूं और अपने जाटों में मैं बैठता हूं, क्योंकि मैं, देखो ऐसा नहीं है, मैं हमारी जो सरकार चल रही है, मैं इनसे, क्योंकि मैं चलाता हूं किसान यूनियन, मैं किसानों की डिमांड भी करता हूं, लेकिन मैं डिमांड करता हूं, मैं किसी सत्ता परिवर्तन या सत्ता में किसी को बिठाना या उसे उतारना, ये हमारे बस का काम नहीं है। क्योंकि जो राजा बैठेगा, हम तो उससे अपने किसानों की, मजदूरों की, हम अपने बेरोजगारों की मांग तो जरूर करेंगे, लेकिन हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम उनका सत्ता से बेदखल कर दें या बड़े बयान ये दें कि हम तुमको उठा के फेंक देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये काम करने का काम तो जनता का है, वोटर का है। लेकिन मैं आज भी बता रहा हूं, जैसे अभी बात आई थी कि पिछले चुनाव में संजीव बालियान जो जीत हुई वो करीब 4-5 हजार के आसपास या 6 हजार के आसपास रह गई थी। तो अब वहां पे चाहे कितने से ही जीते, अभी भी जाट मतदाता कहता कुछ नहीं है, लेकिन जाट मतदाता जब चुनाव लड़ने बटन दबाने जाएगा तो उसे वो मंजर याद आएगा, अपने बच्चों का भविष्य याद आएगा, और वो कभी भी वहां मतदाता फिर भी जयंत चौधरी के कैंडिडेट के खिलाफ ही वोट करके आएगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, ब्रज क्षेत्र तो पूरा ही, जयंत चौधरी ने जब मथुरा से राजनीति शुरू की तो लोगों को यह लगने लगा था कि हमें चौधरी चरण सिंह का वारिस मिला है, चौधरी चरण सिंह का पौत्र मिला है हमें, और कुछ ये कर दिखाएगा। लेकिन जब यहां करतूत सामने आई, आज मथुरा की जनता इनका चेहरा नहीं देखना चाहती। मथुरा की जनता जयंत के नाम पे एक भी इकट्ठा नहीं होना चाहता है। अब वो जगह जगह युवा संसद चलेगी, फला चलेगा। युवा भी जानता है कि जयंत खुद बेरोजगार है, किसी बेरोजगार को क्या रोजगार दे देगा भाई। अब ये पढ़ा लिखा वर्ग ये समझने लगा है कि किसके पास रोटी है, किसके पास रोजगार है, किसके पास क्या है, देने की क्षमता क्या है। जब खुद बेरोजगार घूम रहा हो तो वो किसी बेरोजगार को क्या रोजगार देगा। वो जमाने चले गए कि एक जाट ने कह दिया कि सारे गांव का वोट एक जगह पड़ेगा तो पड़ जाता था। अब पढ़े लिखे सभी जगह पैदा हो गए और हर जाति में। अच्छा, हमें ही कोई दूसरा क्यों लीडर मानेगा दूसरी जाति का। हमें
हम किसी दूसरी जाति का लीडर बनने चलेंगे, क्या उनकी जाति में पढ़े लिखे लोग नहीं है? चुनाव वो भी लड़ते हैं, वो अपने लीडर को लीडर मानेंगे, हमें क्यों लीडर मानेंगे? हमारी नीति अच्छी होंगी तो हमें प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं बखान करूं तो पूरे 1 महीने तक करता रहूं। मुझे एक चीज बताइए, जी मुजफ्फरनगर एक मुस्लिम बहुल सीट है जी और 2019 में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी शिकायत रही कि जी हमें तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया और मुस्लिम बहुल सीटों पर भी हिंदू प्रत्याशी उतार दिए गए और मुजफ्फरनगर जैसी सीट भी हमको लड़ने को नहीं दी जी अखिलेश और रालोद के गठबंधन ने। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उनका कहना ये जायज है। और बात ये है ना कि अब ये कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी का जो प्रचार चल रहा है कि हमने भाईचारा कायम किया है। भाईचारा कायम नहीं किया है, भाजपा के डर से मुसलमान इकट्ठा हुआ है। वो लोकदल की जगह किसी को भी खड़ा कर दो, वो उसके साथ भी चलेगा। उसे तो भाजपा हराने का एक उद्देश्य नजर आता है कि हमें भाजपा के विरोध में जाना है। कौन सा कैंडिडेट हरा रहा है उसके साथ इकट्ठे हो जाएंगे। भाई, जयंत चौधरी के आने से वहां कोई भाईचारा कायम नहीं हुआ है, भाईचारा ज्यों की त्यों बिगड़ा हुआ है। आज भी लोग दहशत में जीते हैं। वो तो बाबा के शासन की वजह से वहां ऐसा चल रहा है कि वो उभर के नहीं आ पाता है। चुनाव में वोट करना एक अलग बात है और भाईचारा कायम रहना एक अलग बात है। मुझे ये बताइए, अब की बार जी, मुजफ्फरनगर से कोई हिंदू कैंडिडेट आएगा या मुसलमान आएगा रालोद गठबंधन की तरफ से? रालोद की तरफ से हरिंदर मलिक को उतारा जाएगा, क्योंकि हरिंदर मलिक ही एक नेता है अखिलेश के पास में, जाट लीडर, और वो चाहे उसके लिए गठबंधन तोड़ना पड़े, लेकिन हरिंदर मलिक ही अखिलेश की तरफ से चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि लोग उसके पास भी, समाजवादी पार्टी के पास भी कोई जाट लीडर नहीं है, अकेला वजूद वाला नेता है हरिंदर मलिक, तो उसको वो नहीं छोड़ सकते। और जयंत चौधरी की मजबूरी है कि जयंत चौधरी को पता है कि मुसलमान उसके साथ नहीं चलेगा, मुसलमान या तो कांग्रेस के साथ जाएगा या अखिलेश के साथ जाएगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं उन्होंने। भाई, कांग्रेस को तो सर्टिफिकेट पहले मिल चुका था जब नसबंदी चली थी, वहां हिंदुओं की नसबंदी की गई, मुसलमानों की नहीं की गई, तो मुस्लिम प्रेम उनका वहां झलकता था। और जब कार सेवकों पर गोली चलवाई मुलायम सिंह जी ने, तो उससे उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि ये हमारा मुसलमान की हितैषी एक लीडर हमारे पास है। बाकी और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति की वजह से कोई भी जाति बदनाम नहीं होती है। मैं यादवों में भी जाता हूं, कोई भी यादव अपने आप को जब भविष्य की बात करता है, मेरे से बैठ के बात करता है, तो कहता है आगे आने वाले समय में वही समय आने वाला है जो मुगलों का आया था, और हम नहीं चाहेंगे कि एक की वजह से हम पूरे अपने आगे आने वाली पूरी पीढ़ी को झोंक दें। ऐसा नहीं है। और यही चीज जाट देख रहे हैं कि अकेले जयंत के पीछे जो लड़ाका जाति रही है, हम उस जाति से हैं जहां वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब से लड़ते हुए अपने शरीर के एक एक अंग को कटवा दिया था, और आज जयंत चौधरी सत्ता के लिए हमें गिरवी रखते फिरते हैं। जाट इस बात को समझ नहीं रहे, नौजवान समझ नहीं रहा है, इतिहास पढ़ता नहीं है। नहीं, मुझे एक चीज और बताइए। जी आप कह रहे हैं कि अगर सपा रालोद से हरिंदर मलिक आ जाएंगे जी, तो मायावती ने अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट उतार दिया तो जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त जीत होगी संजीव बालियान की। भाजपा का कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा, जबरदस्त जीत होगी, और वो जीत तो निश्चित है। आपके कैराना में इकरा हसन को लड़ाएंगे ये मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए कह देंगे हमने तुम्हारा एक चेहरा, भाई राष्ट्रीय लोकदल 7 सीटों पर लड़ रहा है, एक पे हमने इकरा हसन को उतार दिया, तो ये वहां पर उन्हें संतुष्ट करने के लिए, और हरिंदर मलिक को यहां लड़ाया जाएगा। जयंत चौधरी हरिंदर मलिक को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि जब चौधरी अजीत सिंह जी का रस्सा कसी हुई थी,
मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश में। मुलायम और अजीत सिंह में जब बंटवारा हुआ था उस समय हरिंदर मलिक ने मुलायम सिंह का साथ दिया था। तो जयंत चौधरी उसका बदला लेना चाहते हैं। जयंत की नजर में यह है कि इस आदमी ने मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था, तो वो उसको कभी भी नहीं लड़ना देना चाहिए, ऐसा उनके दिमाग में रहता है। लेकिन जयंत का यह सोचना गलत है। अखिलेश के यहां जयंत की नहीं चलेगी, क्योंकि अखिलेश के यहां जयंत ने अपने आप को गिरवी रखा हुआ है। उसने राज्यसभा दे रखी है, रोजगार दे रखा है, बंगला दिलवा रखा है दिल्ली में। उससे बाहर कैसे जा सकता है जयंत चौधरी? और कहीं भी जहां पर भी चुनाव होंगे, मुझे लग रहा है कि एक आजमगढ़ सीट जा सकती है भाजपा के अलग। बाकी मुझे कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही। इस समय देश में माहौल ऐसा बन चुका है कि हर जाति एक चीज देख रही है, राजनीति बाद में है, पहले देश बचेगा तो मेरी संतान बचेगी, और जब देश ही नहीं बचेगा तो मेरी संतान पर आगे आने वाला खतरा उसे दिखाई दे रहा है। ये 2024 का चुनाव। सर, आजमगढ़ में भी अगर गुड्डू जमाली जैसा कोई बसपा से आ गया और उसने कायदे से चुनाव लड़ गया हो, तो आजमगढ़ तो सबसे डिफिकल्ट सीट हो चुकी है अगर बसपा लड़ी तो, खासतौर पर गुड्डू जमाली जैसा आदमी। जी, एक सीट जो मुझे आज की तारीख में पूरे यूपी में सिर्फ एक सीट सुरक्षित लग रही है, वो भी तब जब खुद डिंपल या अखिलेश लड़े, तो वो है सर मैनपुरी का यादव। आज के इस माहौल में मैं मैनपुरी से ही वापस आया हूं 2 दिन पहले। 22 तारीख को मैंने देखा है वहां का माहौल। ऐसा कोई घर नहीं था जिस पर दीपक न जल रहे हों। ये सर आपको भी शायद थोड़ा सा डाउट है, या चाहे वहां पे डिंपल लड़े या फिर अखिलेश स्वयं लड़े, वो सीट नहीं निकल रही है। और रही बात ये कि जहां पर मायावती का जो बड़ा अच्छा कैंडिडेट कोई उतरेगा, अब गठबंधन रहा कहां? ये गठबंधन इंडिया इंडिया करते रहते हैं। ममता छोड़ के चली गई, केजरीवाल छोड़ के चला गया, मायावती ने गठबंधन से अलग अपना मन बना लिया। पता चलेगा आपको साउथ वाले भी अलग चले गए। तो कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। ये तो आगे आने वाला चुनाव। अभी मैं जब देखता हूं, क्षेत्र में निकलता हूं, तो लोगों के देखो, अभी चुनाव 2024 में होना है और जनता में यह संदेश जा चुका है कि आगे आने वाली सरकार तो भाजपा की आ रही है। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भाजपा का समर्थक भी नहीं हूं। मैं तो केवल किसानों की बात करता हूं। कभी कभी भाजपा के लिए मुश्किलें भी पैदा कर देता हूं, क्योंकि जब सड़क पे हम लोग बैठते हैं तो हम तो किसान की बात करते हैं, लेकिन जो मैं माहौल देख रहा हूं उसको भी नहीं नकार सकता। जी, मुझे एक बात बताइए, किसानों की जो मूल समस्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें सर गन्ने के मूल्य का भुगतान की अभी कितनी समस्या बाकी है? और मैंने सुना है कि शामली जिले में और कुछ 1 2 4 ऐसी जगहें हैं जहां पे अभी भी किसानों का पिछले साल तक का बकाया है। इस समस्या के बारे में बताइए, इसको कहां तक एड्रेस कर पाई है योगी सरकार? मैंने जब किसानों की मैं बात करता हूं, मैंने गन्ना मिलों पे भी गया हूं, मैं धरनों में भी रहा हूं। अब इतना बकाया नहीं है, जितना जो शोर मचा हुआ है इतना बकाया नहीं है। और अब जो ताजा भुगतान उनको दिया जा रहा है, और धीरे धीरे सारी मिलें अपना साफ करती जा रही है। केवल एक शामली मिल ऐसी है जो इस पर बकाया ज्यादा चल रहा है, क्योंकि उसकी हालत खस्ता है, और उस पर भी सरकार ने इतना शिकंजा कस रखा है। क्योंकि मैं किसी न किसानों के बीच में अड़चन पैदा करता हूं, न किसी गन्ने मिल से मैं कोई साठगांठ करता हूं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से सरकार किसानों के भुगतान के लिए लगी हुई है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। क्योंकि वो भी नहीं चाहती है कि उनका किसानों का गन्ना भुगतान बकाया रहे, लेकिन कुछ अड़चनें आ रही है, उस पर पैसा न होने की वजह से वो फिर भी कोई ना कोई समाधान निकाला जा रहा है। इतनी बड़ी समस्या अब नहीं रही है। चौधरी साहब,
देखिए, आज जी की जो बातचीत थी वो तो हमने रखी रालोद की राजनीति पे, जी पर मैं आपसे एक सेशन पूरा एक्सक्लूसिव जी किसान आंदोलन, जी जो कृषि कानून आए थे उन पे, और हम्म किसानों की, हमारे किसानों की मूल समस्याएं क्या हैं, और एमएसपी जी की जो किसानों की मांग है वो कहां तक जायज है, किन किन फसलों पे एमएसपी दिया जा सकता है, किन पे नहीं दिया जा सकता। ये इन जी तमाम बातों पर मैं आपसे एक अलग वीडियो करना चाहता हूं सर, पूरा 1 घंटे का एक सेशन, कि जी किसानों की मूल समस्याएं क्या हैं और ये सरकार किसानों की समस्याओं को लेके कितनी चिंतित है, कितनी जागरूक है, कितनी प्रयत्नशील है। सर, आज जी आपने समय निकाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि अभी बहुत सारी बातें होनी बाकी हैं, पर अभी 45 मिनट का वीडियो हो गया सर। जी तो आज मुझे आपके मुझे मुझे आपके साथ आपसे, बात करके अच्छा लगा। मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे पत्रकार के साथ मेरी वार्ता हो रही है। मैं अपनी बात अपने समाज तक पहुंचा रहा हूं और मेरा समाज, जितना मैं समझता हूं कि मैं ऐसा कोई उत्तर प्रदेश का जिला नहीं जहां लोग मुझे न जानते हों, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी के साथ में मैंने हर जिले में गया हूं। और मेरा जो खास तौर से जो मेरा जाट समाज है, जिस जो मैं अपनी बात रखना चाहता था, वो आपके माध्यम से उन तक जरूर पहुंचेगी। और जो आप आगे की जो एपिसोड बनाना चाह रहे हैं, यदि आप कल का समय रख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे एक हाँ, जगह जाना कल, है। कल सर, हाँ कल आपके साथ एक बार और बातचीत करूंगा मैं। तो सर, आज जी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। चौधरी साहब, इसके लिए मैं आपका हाँ आभारी हूं। और चैनल के सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि आज की बातचीत आपको कैसी लगी, और कल मुझे, चूंकि चौधरी साहब से किसानों की समस्याओं पे बात करनी है, किसान आंदोलन पे बात करनी है, एमएसपी पे जी बात करनी, इसलिए आपके यदि कोई सवाल हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज की बातचीत कैसी लगी, और आज की बातचीत में ऐसे कौन से मुद्दे थे, कौन से पहलू थे जिनको हम टच नहीं कर पाए, वो लिखिए। तो कल हम चौधरी साहब से फिर से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। चौधरी साहब, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद सर।